चलिए बच्चों, कैसे हो बेटे? अब हम चैप्टर नंबर 9 रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। इस चैप्टर में 5 यूनिट है। पहला थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, तीसरी कौन सी है? एग्रीमेंट वाली, फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज, एंड लास्ट है आपका इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, एफडीआई, एफपीआई, एफआईए वाला। चलिए स्टार्ट। देखिए, पहले है इंटरनेशनल ट्रेड की फर्स्ट यूनिट थ्योरीज, और मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बट पहले मीनिंग समझ ले एक बार बच्चे। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड देखो, ट्रेड मतलब बिजनेस। ट्रेड होते हैं बेटे दो तरह के, डोमेस्टिक यानी कि आपके देश का इंटरनल, और एक इंटरनेशनल मतलब फॉरेन ट्रेड, जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आ जाता है। बेसिकली ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट सर इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ डोमेस्टिक। आप अपनी कंट्री के बाहर, अंदर और बाहर गुड्स खरीद रहे हो और बेच रहे हो। और जब मैं गुड्स बोलूंगा ना, आप अपने आप समझ जाना मैं सर्विसेज की बात भी कर रहा हूं। देखिए, 3 तरह के ट्रेड होते हैं इंटरनेशनल में। एक्सपोर्ट, जब आप अपने देश से सामान बाहर बेचते हो और भेजते हो। इंपोर्ट, जब बाहर का सामान अपने देश में आप खरीदते हो। सर एक और होता है एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट भी और मैं इंडिया में हूं, मैंने यूएस से माल लिया और सिंगापुर में बेच दिया, इंडिया बीच में आया ही। बट मेनली हमारे लिए 2 मुद्दे हैं, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। गुड्स इंक्लूड सर्विसेज एंड ऑल्सो फैक्टर ऑफ। आपके लोग भी तो बाहर जाते हैं, बाहर से लोग आपके यहाँ नौकरी करने आते हैं ना, लेबर, सैलरीज, वो सारी बातें आ जाती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्स बिटवीन द, दो कंट्री के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट नेशन। अलग अलग देश के लोग आपस में जो ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल। सर इंटरनेशनल ट्रेड के क्या कुछ फायदे हैं? बिल्कुल। पहला, इट इज ए पावरफुल स्टिमुलस टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपके देश की ग्रोथ को स्पीड देता है। क्या देता है? मोनोपोली को रिड्यूस करता है। मान लो आपके देश में मोनोपोली बना लिया, तो इंपोर्ट कर लो, बाहर से सामान ले आओ। एफिशिएंट डेप्लॉयमेंट करता है रिसोर्सेज का, आप रिसोर्सेज का अच्छे से प्रयोग करते हैं। कस्टमर के लिए वाइडर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, इनोवेशन, इनोवेटिव सर्विसेज को बढ़ावा मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट हो जाती है। आपके दुनिया भर का सामान हर देश में मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन बन जाती है। और इवन ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से ना देशों के बीच में बॉन्ड्स भी डेवलप होता है। ठीक है, जब आप लोग एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते हैं, वो कहते हैं ना कि दो दुकानदार आपस में मिलते हैं, कहते हैं इसी बहाने राम राम हो जाती है। जब दो देश एक दूसरे से बिजनेस करते हैं तो प्यार बढ़ता है, इसको उल्टा बोले झगड़ा कम होता है। से आपने पैसे लेने हैं, उससे झगड़ा क्यों करोगे? है ना? पाकिस्तान ने दुनिया भर से लोन ले रखा है, कोई झगड़ा करता है उससे? कोई नहीं उड़ाते, करे पैसे चल जाएंगे अपने। तो ना उधार ले लो, किससे लोग आपसे प्यार करने लग जाएंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। एंड द लास्ट, ऑटोमेशन बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है। बाहर की कंट्री आपके देश में प्लांट लगाएगी तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बट सर हर चीज ना अगर एडवांटेज लेकर आती है तो डिसएडवांटेज भी लेकर आती है। सेम इंटरनेशनल ट्रेड, अगर ये आपके लिए मेरिट लेकर आता है तो डीमेरिट भी लेकर आता है। जैसे पहला, आपने का फायदा होता है, मगर सबका फायदा, समझ रहे? इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन भी होता है। बड़े बड़े देश, अमीर देश गरीबों का शोषण करते हैं। एनवायरमेंट डैमेज होता है, रिसोर्सेज खराब होते हैं। देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जमाने में ना दुनिया भर की प्रोडक्शन हो रही है, एनवायरमेंट का कोई सोच ही नहीं रहा, पोल्यूशन हो रहा है, रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा ना एक दिन। कहां गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आप तो सारा कुछ ही आज ही खत्म कर रहे हो। कॉन्टेजियस ट्रेड साइकिल से इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट होता है। माइक्रो का एक चैप्टर होता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इज कॉन्टेजियस। इतना ज्यादा बिजनेस हम करें तभी तो एक देश की इकोनॉमी दूसरे को इंपैक्ट कर रही है। उस देश में मंदा आ गया, मैं यूएस के साथ ट्रेड कर रहा हूं, यूएस का मंदा आ गया, मैं तो डूब जाऊंगा उसमें, राइट? एंड कॉम्प्लेक्स है, टू मच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर। एंड द लास्ट, हाई रिस्क है, हर चीज में है। आपने इंपोर्ट किया, आपने पैसा भिजवा दिया, आधा माल नहीं आया, या आपने एक्सपोर्ट किया, आपने माल भिजवा दिया, पैसा नहीं आया, दोनों पार्टी रिस्क पे रहेंगी ना। कहां ढूंढने जाओगे उस आदमी को अल्टीमेटली, राइट? तो हाई रिस्क। तो फायदे भी होगी बेटे, नुकसान भी। अब मैं जो बता रहा हूं ना, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम। कितने क्वेश्चन आएंगे? कम से कम का मतलब है ज्यादा आ सकते हैं।
पहली है थ्योरीज ऑफ मर्केंटाइलिस्ट, सेकंड है एब्सोल्यूट एडवांटेज, तीसरी है कंपैरेटिव एडवांटेज, देन है एचओ थ्योरी, यू नो एक्चुअल ओनली, एंड लास्ट है न्यू इंटरनेशनल। इनके ना कंसेप्ट पता होनी चाहिए आपको, क्वेश्चन आएगा इस पहले भी आता है। आप देखिए मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी सबसे पुरानी थ्योरी थी। ये कहती थी नेशनल वेल्थ जो है ना किसी देश की, और पावर जो है ना, वो एक्सपोर्ट से बढ़ती है। आप एक्सपोर्ट कीजिए, बदले में सोना चांदी लीजिए, मेटल्स चाहिए। क्या चाहिए? अब मेटल्स बदल गए, पैसा आ गया। आज भी एशियन कंट्री, खासकर इंडिया चाइना, हम लोगों की ना मेंटेलिटी आज भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के, बिकॉज हम पता क्या सोचते हैं, इंपोर्ट से पैसा बाहर जाता है, एक्सपोर्ट से पैसा देश में आता है। ये मानते नहीं मानते? वो वाली बात। एज पर दिस व्यू, द मोर अमाउंट ऑफ प्रीशियस मेटल ए कंट्री हैज, द रिचर। एक कंट्री के पास जितना पैसा है उतनी ज्यादा रिच ये होगी। ये कहते हैं मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना चाहिए, मिनिमम इंपोर्ट करना चाहिए। और इंपोर्ट को कैसे रोकेंगे? टैक्स लगा दो। कह रहे इंपोर्ट पे टैक्स लगा दो, एक्सपोर्ट फ्री कर दो, फ्री ऑफ टैक्स कर दो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इतिहास में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। सर फिर ना एब्सोल्यूट एडवांटेज वाले हैं, कौन है? एडम स्मिथ। कौन है एडम स्मिथ? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद है ना। उन्होंने कहा कि ना एजम्पशन ली पहले कि दो ही कंट्री है, और दो कंट्री में दो ही कमोडिटी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, और हम ना लेबर की फॉर्म में उनकी कॉस्ट देख रहे हैं। मतलब जिस चीज को बनाने में ज्यादा लेबर लग रही है वो महंगी है, कम लग रही है वो सस्ती है। और लेबर कंट्री के बीच में मोबाइल है, ई मोबाइल बाहर के लिए, मतलब आपकी लेबर आपके देश को छोड़कर बाहर नहीं जाएगी। पुरानी बात होगी ना ये तो। एंड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज पॉसिबल, ये बड़ी अच्छी लाइन है। कह रहा है दो कंट्री के बीच में ना ट्रेड पता क्या पॉसिबल है? अगर एक कंट्री की कॉस्ट एक गुड्स के फॉर्म में कम है, मतलब जो चीज आपके यहां सस्ती मिलती है वो आप बना के बाहर भेज दो, और जो उसके वहां सस्ती मिलती है वो वहां से। मेरे यहाँ कपड़ा महंगा बनता है, मैं क्यों बनाऊं? बाहर से ले लूं, उतने टाइम में मैं कोई और चीज बनाता हूं जो क्या बनती है? सस्ती बनती है। दैट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज। जिस चीज में एक्चुअल में आपकी लेबर कॉस्ट कम है वो बना के आपको बाहर भेजना चाहिए, जिसमें लेबर कॉस्ट महंगी है वो बाहर से लेना चाहिए। मतलब सस्ती चीज को एक्सपोर्ट करो, महंगी चीज को इंपोर्ट। क्यों बनानी है महंगी? बाहर से ले लो, राइट। The theory says that the trade between two countries would be mutually beneficial if one country could produce only one commodity and another could produce another commodity. इसने कहा ability of the party to produce a greater quantity than the other country. मतलब जितनी लेबर में मेरे यहाँ काम होता है उतने आपके यहाँ ज्यादा होता है तो आपसे ले लूंगा, और जिस चीज में आपके कम होता है मेरे ज्यादा होता है आप मेरे से ले लीजिए। सिंपल सी बात, समझ रहे बात? जो चीज आप सस्ती बनाते हैं दूसरे को दो, जो दूसरी सस्ती बनाता है आप उससे ले लो। फिर ना डेविड रिकार्डो है, कौन है बेटे? इन्होंने कहा इस हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। मान लो एक ही कंट्री में सब कुछ सस्ता मिलता है, उधर बाहर भेजेगी, बाहर से कुछ लेगी नहीं, लेगी क्या? इन्होंने कहा नहीं, थ्योरी गलत है आपकी, थोड़ी सी गलत है। इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ना थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बनाए थे। क्या बनाए थे? इन्होंने कहा, देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा कि ना ट्रेड ना कंपैरेटिव होता है एब्सोल्यूट की जगह। वन कंट्री में बी more productive than other in the all goods in the sense that it can produce any goods using lower input. कह रहा है एक कंट्री सब कुछ सस्ता बनाती है, क्या बनाती है? सब कुछ सस्ता। than other country, but still such country benefit तब होगी जब वो ट्रेड करेगी एडवांटेज से। उसको क्या करना है? वो दोनों चीजें सस्ती बना रही है, सुनिए ध्यान से, ए और बी दो प्रोडक्ट बनाता हूं मैं, दोनों क्या बनाता हूं? सस्ते, मतलब कम टाइम में, कम लेबर में। बट ना मुझे दोनों नहीं बनाने चाहिए। क्यों? सुनिए, कहता है आपने एक्सपोर्ट वो करो जिसमें एडवांटेज ग्रेटेस्ट है, और इंपोर्ट वो करो जिसमें एडवांटेज कम है। मेरे को दो चीजों में फायदा है, बट ज्यादा किसमें है? समझ रहे हो? मैं 1 घंटा लगाता हूं, एक प्रोडक्ट बनता है दो, एक बनता है 3, मुझे 3 बनाना चाहिए। दो वाला बाहर से लेना चाहिए। पूछो क्यों? दो वाला चाहे बाहर से आपको महंगा मिले, उतने दो में आप दूसरे वाले के 3 नहीं बना लोगे। अल्टीमेटली नेट गेन तो आपको ज्यादा होगा ना। आपको दोनों में एडवांटेज है। सुनो ध्यान से, आपको दो, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैंने आपको दो चाहिए थी, मैं आपको दो नौकरी दूं, एक 50,000 की, एक 60,000 की, कौन सी करोगे? वही करो। दोनों में से जिसमें बेनिफिट ज्यादा है वो कर लो। बेनिफिट तो आपको दोनों में ज्यादा है। अब आपको क्या सर बेनिफिट दोनों में ज्यादा, दोनों कर लेते हैं? नहीं, उल्टा दूसरे के टाइम को ना पहले में लगा दो और दूसरा बाहर से उठा लो। दूसरा, हमारे बात को दोनों काम क्यों करने हैं? अब गाड़ी वाली कंपनी है, गाड़ी बनाती है, टायर नहीं बनाती। टायर में क्यों एनर्जी लगाएगी? या सस्ता बना पाएगी? वो कहती है जितने में टायर बनाऊंगी उतने में क्या बना दूंगी मैं? गाड़ी की बॉडी बना दूंगी, इंजन बना दूंगी। तो इंजन बनाओ, गाड़ी बाहर से, टायर बाहर से उठाओ। दैट इज कंपेरेटिव, दैट इज। तो आपने देखा अमेरिका हमारे से सशक्त कंट्री है, अमेरिका हमारे को सामान भेजता है, हम भी तो भेजते हैं। हम हैंडलूम बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम हैंडलूम की कुछ प्रोडक्ट बाहर से भी लेते हैं।
क्योंकि जिसमें हमारी एडवांटेज कम है ना, हम उसको बाहर से उठा के उस टाइम को अच्छे वाले में लगा देते। तो सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज में जाते ना, फिर दुनिया में 5-6 कंट्री एक्सपोर्ट करती, बाकी कर नहीं पाती, इसलिए क्या आ गया, कंपैरेटिव एडवांटेज। फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया। देखो नई थ्योरी हमेशा कब आती है, जब पुराने में कुछ कमी हो। दो बंदे हैं, हैकलिन एंड हेक्स्टर एंड होलिन, इसको मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं। एली हेक्स्टर एंड बैडिल ओरिन, कहां के, स्वीडिश है, राइट, स्वीडन के हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि ना ऐसा कुछ नहीं होता कि एडवांटेज, आप देखो एंडोमेंट क्या है, कह रहे दुनिया में ना दो टेक्निक है बनाने की, लेबर और कैपिटल। कंट्री को वो गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसके उनके एबंडेंट रिसोर्सेज वगैरह, एबंडेंट मतलब ज्यादा जो है, एबंडेंट मतलब आपके देश में जो ज्यादा है, हमारे देश में लेबर ज्यादा है, क्या ज्यादा है, तो हमें लेबर वाले प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करनी चाहिए और कैपिटल वाले इंपोर्ट करने चाहिए। और हमारे देश में पैसा ज्यादा है, लेबर नहीं है, तो हमें कैपिटल लगानी चाहिए, मशीनें लगा के सामान बेचना। जो रिसोर्स आपके देश में एबंडेंट है उसका प्रयोग करके जो सामान बनता है उसको एक्सपोर्ट करो, और जो आपके देश में स्कार्स है, लिमिटेड है, उसकी चीजों को इंपोर्ट करें। क्या करें, इफ लेबर इज मोर देन कैपिटल तो आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक बनानी है, इफ कैपिटल इज मोर देन लेबर तो आपको बच्चे कैपिटल इंटेंसिव बनानी है। कंट्री वेल एंडोड विद कैपिटल शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर आपके यहाँ पे लेबर की टेक्निक ज्यादा है तो लेबर वाली चीजों को आप क्या करेंगे, लेबर वाली चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है न्यू इंटरनेशनल थ्योरी, पॉल क्रेगमैन ने दी थी बेटे ये। इन्होंने कहा कि ना, इन्होंने लेबर कैपिटल की ना कमी निकाल दी। इन्होंने कहा चाहे दो कंट्रीज का ना सेम लेबर कैपिटलिज्म है तब भी वो एक दूसरे में ट्रेड कर सकते हैं। समझ रहे बात को, अमेरिका में कैपिटल भी है और लेबर भी, चाइना में भी है, दोनों करते हैं ट्रेड। क्यों, वजह है पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब आपने इतनी क्वांटिटी बनाई है, देखो चाहे आपकी लेबर सस्ती महंगी, मैंने इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करी है कि मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी है, मैं उसको दुनिया भर में बेचूंगा। मैंने इतना सामान बना लिया कि मेरे देश की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, अब मैं बाहर क्या करूंगा, एक्सपोर्ट। दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कहते हैं जब ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट कम हो जाती है। एंड सेकंड है नेटवर्क इफेक्ट। देखो आपको दुनिया से कनेक्ट भी तो होना है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एनहांस्ड, ताकि इंडिविजुअल इसको यूज करे। आप समझिए मैं इंडिया में प्रोडक्ट बेचता हूं, 150 करोड़ है, इंडिया के बाहर भी लोग हैं, मैं उनको वहां भेजूंगा ताकि मेरा नेटवर्क बड़ा हो। इससे क्या मेरे से देश भी कनेक्ट होंगे और नए नए लोग भी। अब ये मान लो ये थ्योरी ना होती तो आप आईफोन यूज कर रहे होते, सैमसंग भी नहीं यूज कर, आपके मोबाइल बाहर अब कुछ इंडिया में बनने लगे हैं, पहले तो बाहर से ही थे ना, वो नेटवर्किंग कभी ना होती, आपके पास फोन आता ना, तो आप क्या कर रहे होते, कुछ नहीं कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते, तो इंस्टाग्राम चला रहे हो ना। अच्छा है फोन आया था ना, नहीं खराब है, खराब है नहीं, अच्छा देखो भैया ना एडवांटेज भी, और दुनिया में किसी भी चीज का अगर लिमिटेड प्रयोग किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए तो वो अच्छा है। पर सर अपने को ज्यादा दिन ना ऑप्टिमम करने की, हम फोन चलाते तो फोन ही चलाते हैं, और हम पढ़ाई करते तो बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना, मजाक करो, पढ़ लो। कितनी थ्योरी होगी, मर्केंटाइल, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव, एचओ, और कम से कम दो क्वेश्चन आएंगे, कम से कम दो, है ना। देखिए एज सच थ्योरीज में एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछा जाएगा, ओपिनियन है ये। उसने कहा ऐसे करो, दूसरे का इससे भी अच्छा हो सकता है। एक थ्योरी दूसरे की थोड़ी सी कमियां निकाल कर आती है, जैसे एब्सोल्यूट में कहा गया कि अपना अपना करो, कंपैरेटिव ने कहा दोनों का कर लो, एचओ ने कहा लेबर कैपिटल देख लो, लास्ट वाले ने क्या बोला, सब कुछ करो। अभी दूसरी भी लग जाएगी, कॉस्ट भी आ जाएगी, तो करो ना, इसलिए न्यू ने बोला ना, आप अपने हिसाब से देखो, कुछ अपना करो कुछ बाहर से करो, राइट। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट यही होता है कि जो आप, वो कंपैरेटिव वाले का पार्ट एक तरीके से हो गया कि दो आपको वही देखना है ना, मैंने कहा दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, दोनों अच्छे हैं, दोनों को कंपेयर करो, जो ज्यादा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसमें कम है वो फॉलो करना चाहिए। पहले एक चीज को छोड़ने में 50,000 का नुकसान, एक को छोड़ने में 60,000 का, तो हमें 60 वाली नहीं छोड़नी, कौन छोड़नी है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। चले, इंस्ट्रूमेंट याद है, इसके सेल्फ नोट्स बनाए थे आपने वैसे। देखिए इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, पहले बात करते हैं इंपोर्ट टैरिफ की, एक्सपोर्ट में तो बड़े कम है,
फास्ट ट्रैक में लूंगा मैं, आपको याद होनी चाहिए ये। मैं मेन बातें करूंगा। पहला था स्पेसिफिक फिक्स मॉनेटरी टैक्स पर फिजिकल यूनिट, याद है? आपने एक बाईसाइकिल मंगाई, हमने कहा 10,000 का टैक्स लगा दो, 1000 का टैक्स लगा दो पर यूनिट। क्या बोलूंगा इसका इंपोर्टेंट मार्क में? पर पीस या पर यूनिट। एड वैल्यूम क्या था? बेस्ड ऑन वैल्यू, परसेंटेज, इतने परसेंट लगाएंगे। ये कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन में बहुत सारे हैं। पहला मिक्स्ड। मिक्स में क्या होता है? या तो इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू पे या फिर यूनिट्स पे जिससे ज्यादा इनकम हो। याद है? एड वैल्यूम भी लगाओ, स्पेसिफिक लगाकर देख लो, सरकार को जिसमें टैक्स ज्यादा सरकार वो ले लेगी। कंपाउंड में क्या था? कंपाउंड में दोनों ऐड होते हैं, प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे चीज पे हमने कहा 5% लगाएंगे और हर किलो पे 100 रुपए ले लेंगे, दोनों मिक्स हो गए। अब फर्क समझ रहे हो? मिक्स्ड में वो लगाएंगे जिसमें सरकार को टैक्स ज्यादा है, कंपाउंड में एक लिमिट तक वो प्लस वो। देखते टैरिफ रेट, कोटा। टैरिफ रेट, इसमें कोटा आता है और टैरिफ आता है, हम कोटा लगा देंगे। उस कोटा के नीचे तक आप इंपोर्ट करोगे तो एक ऑलमोस्ट जीरो के करीब टैक्स है, कोटा क्रॉस करोगे तो हाईयर टैक्स है। लिमिट लग गई ना? तो देखते हैं एमएफएन रेट। एमएफएन रेट याद है? एक बंदा जो आपके डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है, प्रेफरेंशियल ट्रेड का है, फिर भी आप उसके साथ में एक रेट बना रहे हो जो कि डब्ल्यूटीओ मेंबर से थोड़ा ज्यादा है लेकिन नॉर्मल पब्लिक से कम है। एक थे प्रेफरेंशियल ट्रेड, ये कौन से है? आपको याद दिला दो, थर्ड चैप्टर है, वैसे मैं याद दिलाता हूं, वो आपने पढ़ना खुद है। थर्ड चैप्टर में क्या था? गैट आया, गैट के लास्ट राउंड में डब्ल्यूटीओ आ गया, फिर डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर है उनके साथ हम रेट लेते हैं, उसको बोलते हैं अप्लाइड टैरिफ, मैक्सिमम को बोलते हैं बाउंड टैरिफ। अब बाउंड टैरिफ के ऊपर जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर नहीं है उनसे हम ले लेते हैं एमएफएन टैरिफ। बट ना उसमें एक और चीज थी कि डब्ल्यूटीओ क्यों फेल हो रहा है? लोगों ने अपने प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट बना रखे, पीटीए याद है? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। उनसे जो आप रेट लेते हो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट। कौन सा बोलते हैं? एग्जांपल है, ये क्वेश्चन भी आया था नाफ्ता पेपर में, आया था नाफ्ता, साफ्ता, पास्ता, है ना? पास्ता है यहां सर, बताओ किन का था ये? कनाडा, मैक्सिको एंड, ये क्वेश्चन आया सितंबर में। बाउंड टैरिफ ऑलरेडी बता दिया, मैक्सिमम टैरिफ जो डब्ल्यूटीओ मेंबर लेते हैं। देन एस्केलेटेड। एस्केलेटेड क्या था? हाँ एग्जैक्टली, चलो कुछ कुछ याद है तुम्हें, बड़ा अच्छा लगा जान के। ये कहता है फिनिश प्रोडक्ट पे ज्यादा लेंगे, रॉ मटेरियल पे। इसका लॉजिक समझाया था मैंने। हम चाहते हैं ना रॉ मटेरियल लो मगर इंडिया में बनाओ। अब बना बनाए लोगे तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट खराब हो जाएगी। आप कच्चा माल लो सस्ते में और प्रोडक्ट बनाओ। आपने बना हुआ माल लिया तो हम टैक्स आप पे ज्यादा लगाएंगे, राइट? चलिए, ये तो थे हमारे टैरिफ के कॉम्बिनेशन। सर फिर एक ना था रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टोर्शन, ट्रेड को रोकना है, बड़ा परेशान कर रही है एक देश। हमने पहले पढ़ा एंटी डंपिंग। डंपिंग क्या था? जब एक देश का बंदा आपके देश के सेल प्राइस से इवन कॉस्ट से कम पे प्राइस बेच दे, उसको बोलते हैं डंपिंग। जितनी डंपिंग हो रही है ना उतना टैक्स लगा दो ताकि बराबर आ जाए प्राइस, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग। एक था काउंटर विलिंग, याद है? एक्सपोर्टिंग कंट्री ने अपने देश के लोगों को सब्सिडी दी जिसको उसका प्रोडक्ट सस्ता हो गया। जितनी उसने सब्सिडी दी उतना मैंने प्लेग्राउंड बराबर करने के लिए, प्लेग्राउंड बराबर करने। धन्यवाद यहां तक। इसके अलावा कुछ रेट से आपके याद कीजिए, इसके अलावा कौन कौन से थे? टेक्निकल बैरर याद है? टीबीटी था, एक्सपोर्ट पे थे, दिखाता हूं मैं, देखिए। एक मिनट था तो बेटे, एक मिनट दीजिए। काउंटर विलिंग होता है जो देश आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है उसके देश उसको ना एक्सपोर्ट पे, हर देश एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देता है, 10 रुपए सस्ता कर देता है उसका प्रोडक्ट। अब मेरे देश में 10 रुपए सस्ता आ रहा है तो मैं इंपोर्ट के नाम पे 10 रुपए उस पर एक्स्ट्रा लगा दूंगा। जितनी उसको सब्सिडी वहां से मिलेगी, मान लो चाइना है, जितनी चाइना सब्सिडी देगा अपने एक्सपोर्टर को, मैं उतनी क्या लगा दूंगा? ड्यूटी लगा दूंगा, राइट? बोलो भाई। चले देखिए बेटे, चलिए अदर टैरिफ है, कुछ टेक्निकल है। टेक्निकल लगते हैं आपके कंटेंट पर, लाइक कंपोनेंट्स पर, हर आइटम पे अलग अलग, सोलर पैनल पर अलग, बैटरी पे अलग। कुछ है प्रोहिबिटिव, ये होते हैं नकली वाले, जरूरी वाले, नकली है मगर जरूरी है। इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि लोग इंपोर्ट कर ही ना पाए। 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 100 रुपए का टैक्स, कोई करेगा ही नहीं अल्टीमेटली। इंपोर्ट की सब्सिडी, सर ये भी होता है जिस देश में रॉ मटेरियल, जिस देश में माल नहीं होता ना, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, वो इंपोर्ट की सब्सिडी देता है, वैसे लोग नहीं देते।
इंपोर्ट सब्सिडी वहां मिलती है कि आपके देश में रिसोर्सेज नहीं है और इंपोर्ट महंगा पड़ा है, सरकार के लिए मंगाओ बाहर से, हमारे देश की आवश्यकताएं पूरी करनी है। जनरली दाल चावल बेसिक चीजों मिलता है, किसमें मिलता है? बेसिक चीजों। अप्लाई टैरिफ ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। अप्लाई टैरिफ है जो WTO मेंबर एक्चुअल में एक दूसरे पे लगाते हैं और वेरिएबल जो चेंज होता रहता है। टैरिफ के इफेक्ट आप खुद रीड करेंगे। सर खाली ना टैरिफ नहीं होता, नॉन टैरिफ भी होता है। हम बिना टैरिफ के भी रोकते हैं, याद है आपको? इसमें होते हैं टेक्निकल, एक होते हैं टेक्निकल में क्वालिटी, फूड सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, एनिमल्स प्रोटेक्शन, इसमें SPS, TBT, याद है SPS? सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, और TBT ट्रेड बैरियर टू ट्रेड। तो नॉन टेक्निकल होते हैं, लाइक शिपिंग रिक्वायरमेंट, कस्टम की फैसिलिटी, लाइसेंसिंग। इसमें 3 होते हैं, हार्ड, थ्रेट, अदर। हार्ड मेजर होते हैं प्राइस और क्वांटिटी वाले। थ्रेट होते हैं ऑलरेडी पढ़ चुका, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड। अदर्स कौन से होते हैं? फाइनेंस और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपका। वो आए मोदी जी के पास आए कि लगाओ जी हमें यहाँ पे बेचना, उन्होंने कहा प्लांट लगा लो। वो टेस्ला वाले आए थे गडकरी के पास, गडकरी जी हमारे, इलोन मस्क ने कहा था कि हम टेस्ला बेचना चाहते हैं, उन्होंने कहा प्लांट लगा लो। उन्होंने प्लांट लगाया नहीं, इतने में टाटा वगैरह ने बेच के निकाल रखी है, ये भी चल रही है उनके अच्छे से। टेस्ला आ जाता तो इनको शायद दिक्कत हो जाती, बट हमने पहले अपनी निकाल दी है ना। तो दीपांश डॉट ईवी ये बड़ी सारी ईवी है। ऐसे होता है, इसको बोलते हैं अदर मेजर। क्या बोलते हैं? टेक्निकल में पहले SPS, सबसे इंपोर्टेंट SPS है, क्वेश्चन दिखेगा आपको। इसमें ना आप कितने एडिटिव्स डालते हो, पेस्टिसाइड, कॉन्टामिनेंट्स, टॉक्सिन डालते हो, उनके ऊपर है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, एवियन फ्लू वाली कंट्री से हमने पोल्ट्री प्रोडक्ट लेने बंद कर दिए थे। एक होते हैं TBT। TBT ना क्वेश्चन आया था, बच्चों ने पूछा था, मैंने स्पेशली बोला था फूड और नॉन फूड दोनों पे लगता है स्टैंडर्ड रेगुलेशन। देखो कितनी अच्छी बात है, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा फूड एंड नॉन फूड, बट ये पॉइंट जब आपने मिस किया इसके ऊपर क्या बन गए? क्वेश्चन। आप याद कोई चीज करो ना करो, रीड जरूर करना चाहिए सारा। आपने रीड कर रखा है ना, बाय चांस क्वेश्चन आएगा तो आपको नोक कर जाएगा। रीड हर एक चीज करनी चाहिए बेटे, ठीक है। देन अदर्स में इंपोर्ट कोटास, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, इस लिमिट तक करोगे। देखो 2 तरह के होते हैं ये भी, या तो बैन कर दो, इसके ऊपर कर नहीं सकते, या दूसरा क्या है, जहां तक टैक्स रेट कम है इसके ऊपर टैक्स रेट ज्यादा है। रूल्स ऑफ ओरिजिन 2 याद है? हम ना इंपोर्ट करने वाली कंट्री को नहीं देख, जहां से मैं इंपोर्ट करूं वो नहीं देखूंगा, वो प्रोडक्ट बना कहां है। अगर वो कंट्री बैन है तो वो भी बैन है। एम्बार्गो, टोटल बैन, हमने आपके साथ काम करना ही बंद कर दिया। ट्रिम, ट्रिम में क्या था कि ना प्रोडक्ट बाहर कर लो, बट उसमें ना कुछ लोकल मिनिमम चाहिए, मिनिमम हमारा प्रोडक्ट चाहिए, लेबर हमारे देश की हो, आपको हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो टेस्ला वाला ले सकते हो। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर करेगी कुछ सामान बेचने में, डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। पोस्टल सर्विसेज, आपको हमारे यहाँ पे एजेंसी खोलनी पड़ेगी, सर्विस सेंटर खोलना पड़ेगा। प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता है हमारे प्रोडक्ट से, हम कंट्रोल कर लेंगे, बढ़ा देंगे उसका प्राइस। नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग, देखिए इवन आप FDI में भी पढ़ते हैं बात, पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। FDI के 2 होते हैं, ऑटोमेटिक और अप्रूवल। ऑटोमेटिक में क्या आपको काम शुरू करने कोई अप्रूवल नहीं लेना, अप्रूवल वाले में नॉन ऑटोमेटिक है। तो हम ना जो देश हमारे को परेशान कर रहा है, जो देश हमारे को परेशान करे ना, हम उसको ऑटोमेटिक से बाहर निकाल देंगे। हम पहले चेक करेंगे अप्रूवल देना है या नहीं देना। फाइनेंशियल मेजर में वही आ जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्राइजेस। इसमें ना एक और होता है, हाँ इसमें नहीं है, वो आ गया एक्सपोर्ट में, ये सिंपल है। एक्सपोर्ट में क्या है, वैसे जनरली हमारे जैसे देश एक्सपोर्ट को रोकते नहीं है, बढ़ाते हैं, बट एक्सपोर्ट को बैन करते हैं। पूछो कब? अगर वो रिसोर्सेज कम है हमारे देश में, फिर थोड़ी बाहर बेचोगे, पहले देश के लोगों की आवश्यकताएं पूरी करो फिर बाहर बेचो। एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा सकते हैं, यस और नो? एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे सकते हैं, देते हैं हम, इनफैक्ट हमारे देश में बहुत सारी सब्सिडी है। एक्सपोर्ट पे हम सब्सिडी और इंसेंटिव देते हैं ताकि देश का एक्सपोर्ट बढ़ सके। VER, ये पेपर में 2 बार आया, इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, पेपर ही 2 बार आया, जून 24, सितंबर 24, दोनों बार एक क्वेश्चन आया। क्या होता है? VER है इनफॉर्मल कोटा, कोटा नहीं है, इनफॉर्मल है। ये एक्सपोर्टिंग कंट्री लगा रही है, वॉलंटरी प्रिवेंट कर रही है कि कितना आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। भाई एक लिमिट दे दी आपको, इससे ज्यादा बाहर। पूछो क्यों? पॉलिटिकल मुद्दे हैं, निगोशिएशन है दूसरी पार्टी के साथ। दूसरी पार्टी कैसी है, सारा सामान हमारे यहाँ ना भेजो। हमारी चाइना से मान लो अच्छी मित्रता हो जाए, हम चाइना को बोले यार सारा सामान जरूर भेजना तूने यार, यहाँ रोक दे कुछ। चाइना अपने देश में क्या लगा देगा, जो अब आप ना प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, ये क्यों बाहर जाते हैं, डीलिंग करने जाते हैं? ये तो क्योंकि एक लोग कहते हैं मोदी जी घूमने चले गए, मोदी जी एक दिन में 3 देश कवर करते हैं, वहां जाके क्या फोटो कराने गए थे 3? हमारे यहाँ तो हमारे वर्ग का बंदा जाता ना
3 दिन छोड़ो, 10 दिन में एक देश कवर करता है, वो एक दिन में 3 देश कवर करता है, क्योंकि मीटिंग्स हो रही हैं। सम मीटिंग्स आर फॉर्मल, सम आर इनफॉर्मल, बट काम चल रहा है। दैट इज वीई, वॉलंटरी एक्सपोर्ट। धन्यवाद। दिस इज योर चैप्टर 9 देखो 9.3 आप खुद पढ़ेंगे, डाउट होंगे तो मैं लूंगा, प्योर थ्योरी है, कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं। इसमें याद क्या करना है, पहले आरटीज होते हैं दो कंट्रीज के आपस में, इसमें मेन इंपोर्टेंट पता है कि एक तो वो थे बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, राइट, यूनिलेटरल। गैट आया था, गैट क्यों आया था, गैट के लास्ट राउंड में डब्ल्यूटीओ आ गया था, राइट। डब्ल्यूटीओ की ये स्ट्रक्चर पढ़े ना, पहले होती है मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, फिर जनरल कॉन्फ्रेंस, फिर काउंसिल, फिर कमेटीज। इंपोर्टेंट चीज पता है क्या जो मैं बताऊं, एग्रीमेंट पढ़ना। इसमें ना ट्रिम्स याद है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेथड, एक होता है टीबीडी, एक एसपीएस, एक और भी था पीएसआई, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सेम हो गया, ट्रिप्स, यस। गैट में ये नहीं था, याद कीजिए, गैट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मुद्दा नहीं था, इसलिए किसमें आया, डब्ल्यूटीओ में। एक टीपीआरएम है, रिव्यू मैकेनिज्म, जो पॉलिसी हमने बनाई है ना उसको पीरियोडिकल, देखिए एक पॉलिसी बन गई, क्या सालों साल ही चलेगी, अगर समय कह रहा है कि इसको चेंज करना है, समय अनुसार हमें चेंज करना है, तो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये इस तरीके से इंपैक्ट पड़ेंगे, फिर कॉन्स्टेंट आए कि ऑल दो ठीक है बट हम इतना अच्छा नहीं कर पा। धन्यवाद, यहां तक तो पढ़ेंगे बेटे आप, क्योंकि ना इसको देखो स्टेट थ्योरी है, इसको यहाँ रिवीजन में लेने का कोई लॉजिक नहीं है, बिना बात के टाइम कंज्यूमिंग है। पढ़ना तो आपको घर जाके इसको वैसे भी पड़ेगा और वैसे भी पड़ेगा। चले, एक्सचेंज रेट याद है किसी को? अगर मैं लिखता हूं डॉलर इज इक्वल टू ₹80, मेरी डोमेस्टिक कंट्री कौन सी है? इंडिया। मेरी करेंसी का इंडियन रूपी, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये बात। जब मैं लिखता हूं डॉलर इज इक्वल टू ₹80 या वट, ये है डायरेक्ट कोड। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे फॉरेन करेंसी, राइट पे डोमेस्टिक करेंसी, समझे? और जब मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड पे अपनी करेंसी रुपीज इज इक्वल टू $1/80, ये कौन सी है? इनडायरेक्ट कोड। कौन सी है? और एक और थी क्रॉस रेट, बुक में नहीं है बट इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में भी दी थी, जब दोनों तरफ ही आपकी करेंसी नहीं है, लाइक पाउंड और डॉलर, राइट। देखिए डायरेक्ट कोट होगी, इनडायरेक्ट कोट होगी। सर एक ना बड़ा अच्छा टॉपिक आया था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कौन सी होती है बच्चों? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है जो मार्केट डिटरमाइंड है, डिमांड एंड सप्लाई पे, कोई प्री डिटरमाइंड नहीं है, कोई गवर्नमेंट का, कोई सेंट्रल बैंक का वो इंटरफेयर नहीं। इसके एग्जांपल क्या थे? न्यूजीलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स। एक थी फिक्स, कुछ देश कहते हैं हम तो अपनी फिक्स करेंगे, पैक्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इसमें प्री डिटरमाइंड है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, सेंट्रल बैंक का इंटरफेयर है, क्यूबा, डेनमार्क एटसेट्रा। एक और भी थी इंटरमीडिएट, कौन सी थी? जो दोनों के बीच में, इसका एक और नाम दिया था मैंने, याद कीजिए, मैनेज फ्लोटिंग। इंडिया कौन सी करता है? क्या होती है मैनेज फ्लोटिंग रेट? वेरिएबल है, फ्लोटिंग है, बट जिस दिन दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा चेंज हो गया ऊपर नीचे, तो गवर्नमेंट आ जाएगी, तो गवर्नमेंट। इंडिया कौन सी करता है? मैनेज। कौन सी करता है? एडवांटेज फिक्स रेट के क्या आते याद है? रिस्क कम होता है, कंट्री में डिसिप्लिन बनता है, सरकार का रोल होता है, ग्रेटर ट्रेड होता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और सेंट्रल बैंक हमेशा रेडी है इंटरफेयर करने के लिए। बस हमने इसकी डिसएडवांटेज भी देखी थी, सेंट्रल बैंक के आने से मोनोटोनी आ जाती है, लोग खुलकर काम नहीं कर पाते। यस, गवर्नमेंट को रिजर्व क्यों? इफ यू हैव द रिजर्व देन इट इज एडवांटेज ना, इफ यू डोंट हैव द रिजर्व देन इट इज डिसएडवांटेज। अमीर देशों के लिए तो अच्छा है नहीं है अल्टीमेटली। फिर है सर फ्लोटिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज। फ्लोटिंग का एडवांटेज क्या? सेंट्रल बैंक को कहते हैं अपना काम करे यार, तू क्यों दुखी हो रहा है, इंडिया दो काम दे रही है उसको, मॉनिटरी पॉलिसी, अपना मनी सप्लाई संभालेगा ना, मनी संभाल अपना। ये एक्सचेंज रेट को पॉलिसी टूल बना सकते हैं। देखो आप मानिए ना मानिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फ्लक्चुएशन से लोग फायदा कमाते हैं ना, एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे का तो फायदा हो जाता है ना, तो बिजनेस तो ऐसे ही चलेगा ना, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस। और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंट्री की बार बार इसको इंटरफेयर करना, तो आराम से सब काम। जब आपको पता ना, देखो कि कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, तो आप भी खुल के काम करते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ्रीडम मिलती है। क्या मिलती है? बट सर एक्सचेंज रेट का डिसएडवांटेज क्या है? हमने कहा फ्लक्चुएशन चाहिए, बट बहुत ज्यादा होगी तो, जहां तक बर्दाश्त है वहां तक तो अच्छी है, लेकिन अंदर डर तो है ना, रिस्क तो रहेगा हमेशा, और स्टेबिलिटी कम है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? खराब। तो सर दोनों में से बढ़िया कौन सी है? दोनों अपनी जगह ठीक है, हम तो इंडिया वाले हम तो कहेंगे मैनेज लगा लो,
जब तक फ्लोटिंग पसंद आ रही है कर लो, जिस दिन दिक्कत है गवर्नमेंट को बोलना आ जाएगी ठीक कर, है ना। बच्चों को नॉमिनल एक्सचेंज रेट याद है, एक करेंसी के बदले में दूसरे कंट्री की करेंसी। एक होती है रियल, जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स, इंडेक्सेशन लगाते हैं। रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इनटू डोमेस्टिक बाय फॉरेन प्राइस। क्लियर है? एग्जांपल दिया था मैंने। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मुझे डॉलर के बदले कितने रुपए चाहिए, खर्चा करने जाना है, घूमने जाना है, तो मैं लूंगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। बट मैं सामान खरीदना चाह रहा हूं तो मैं कौन सी देखूंगा? रियल एक्सचेंज रेट। क्या देखूंगा? रियल एक्सचेंज। इसका लाइव लेक्चर पढ़ा यूट्यूब पे, जिसने नहीं देखा हो तो लाइव ली गई थी ये क्लास। एक्सचेंज रेट किन बातों पे डिपेंड करती है? पहली बात डिमांड सप्लाई पे, दूसरी देखो ये वही है डिमांड वाले, आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं, पैसा बाहर भेजना है, इन्वेस्टमेंट करना है, असेट खरीदनी है, बैंक में खाता खोलना है, ओनरशिप लेनी है, तो आप डिमांड साइड हो। इसको उल्टा करना है, अगर आपको देखो आप घूमने जा रहे हो कहीं पे तो आपको डिमांड है, और जो देश आपको बेच रहा है उसकी क्या है? सप्लाई है। तो अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई दोनों चलेंगे ना। मेरे को बाहर जाने के लिए रुपीस चाहिए, वो बेचने वाला डॉलर बेचेगा ना, तो मैं डिमांड करूंगा, वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद है आपको? क्या याद है बताओ? रिवैल्यूएशन होता है जानबूझकर वैल्यू कम करना, रिवैल्यूएशन है जानबूझ के वैल्यू। ये वही पॉसिबल है जहां पे फिक्स रेट हो, जहां पे सेंट्रल बैंक आ जाएगा, राइट। और ये फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। एक होता है जो अपने आप होता है डेप्रीसिएशन एप्रीशिएशन, फ्लोटिंग में। कहां पर? जब आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए डेप्रिसिएशन, जब आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए वो एप्रीशिएशन है। फ्लोटिंग रेट में है और ये गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, और ये डेली होता है। जैसे मैं एग्जांपल तो मान लीजिए आप जवाब देंगे डॉलर है ₹80, एज्यूम करते हैं रुपीस, आप इंडिया का जवाब दोगे ना, डॉलर हो गया ₹85, तो आप एप्रीशिएट हुए डेप्रीशिएट? डेप्रीशिएट। और डॉलर हो गया ₹70, तो आप क्या होगे? अपनी करेंसी देखिए। और एक इंटरेस्टिंग बात, आप एप्रीशिएट हो तो दूसरा क्या हुआ है, और आप डेप्रीशिएट दूसरा क्या हुआ है? वेरी सिंपल। डेप्रीसिएशन देखो यहां पर ना हमने पहली बार समझा बच्चों ने कि हमें ना शायद डेप्रिसिएशन की ज्यादा फायदे दिखे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ ना जब हमारा एक्सपोर्ट क्या हुआ? बढ़ गया, और इंपोर्ट क्या हुआ? देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को गेन मिलेगा, राइट। बाहर के लोग इंडिया में पैसा भेजेंगे, आपका भाई $1,00,000 भेजता है 80 के हिसाब से, वो 85 के हिसाब से आएंगे, बढ़ गया कम हुआ? फायदा हुआ, आपको रेमिटेंस ज्यादा मिला, गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट महंगा होगा, सरकार का टैक्सेस बढ़ जाएगा, सरकार तो परसेंटेज पे लेगी ना, सरकार का टैक्स बढ़ गया। डेप्रिसिएशन से लोकल करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, फॉरेन करेंसी में अगर हम लोन लेंगे तो। डेप्रिसिएशन हमारी कंट्री के डेफिसिट पे इंपैक्ट डालती है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, बजट के चैप्टर में पढ़ते हो ना आप, ट्रेड डेफिसिट, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी वैल्यू ठीक हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन का ना गोल्ड इंपोर्ट पे भी बेनिफिट मिलता है। हमारे देश में ना बड़े सारे लोग ना, इतना गोल्ड है हमारे यहाँ पे, फिर भी ना बाहर से वेस्टफुल गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, अपने गोल्ड का इंपोर्ट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट है। सर एप्रिसिएशन होगी तो? एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिजनेस साइकिल पे इंपैक्ट करती है। कैसे? अगर देखिए अगर कंपनी बूम में है तो इससे क्या होगा? ग्रोथ बढ़ेगी। अगर डेप उसमें है, मान लो कंपनी ऑलरेडी डाउनफॉल में, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छी होगी, खराब होगी? खराब होगी। आपकी कॉम्पिटिटिवनेस खराब हो जाएगी, आप नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट से उल्टा आपका डेफिसिट बढ़ेगा और लोकल मार्केट खराब हो जाएगी। लोकल मार्केट क्या हो जाएगी? खराब। एंड फर्दर दोज ऑफ बिजनेस विल बी इनसिग्निफिकेंट अगर करेंसी एप्रिसिएशन कंट्री, ये बड़ी अच्छी पॉइंट थी। एप्रिसिएशन आपके फंडामेंटल से हुई है, तो आप खुद स्ट्रोंग हो, आपके देश की डिमांड ज्यादा है। जैसे डॉलर महंगा होता है तो अमेरिका नुकसान में थोड़ी जाता है। अगर कंट्री फंडामेंटली स्ट्रोंग है फिर तो एप्रिसिएशन फायदेमंद है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन। क्या हमारे फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रोंग है तो हमारे लिए एप्रिसिएशन फायदेमंद नहीं है। लास्ट, एप्रिसिएशन जो है ना इन्फ्लेशन को रोक देती है, क्योंकि इंपोर्ट चीपर हो जाता है ना। इंपोर्ट चीपर हो गया, डोमेस्टिक मार्केट के नुकसान है, हमारे लोकल दुकानदार परेशान होंगे, बट इंपोर्ट चीपर तो हो गया ना, तो इन्फ्लेशन रोकी जा सकती है। ये एक अलग टेक्निक है, पूछो कैसे? आपके यहां पर ना दाल के दाम बढ़ा दिए गए स्टॉकिस्ट ने, तो आपने दाल जानबूझ के बाहर से इंपोर्ट कर ली। ये वहां पर पॉलिसी टूल भी है, कई बार काम आती हैं चीजें, और सरकार यूज बताया था आपको एग्जांपल। हमने एक बार ऑस्ट्रेलिया से दालें इंपोर्ट की थी, क्योंकि यहां पर दालों की शॉर्टेज हो गई थी, बहुत महंगी हो गई थी, और जैसे हमने बाहर से किया 10 दिन में सब कुछ तो निकालने बड़ा सामान क्या ही करते हैं ना वो। ये पॉलिसी टूल है। अदरवाइज ओवरऑल देखें डेप्रिसिएशन इज मोर
बेनिफिशियल, डेप्रिशिएशन इज मोर। देखो एक के लिए मैंने क्या बोला, अगर आपकी कंट्री स्ट्रॉन्ग फंडामेंट जैसे यूएस है, यूएस को तो एप्रिशिएशन ही चाहिए, डॉलर जब महंगा होता है यूएस तो खुश होता है, हम ज्यादा वो नहीं होते, बट यूएस और हमारे में फर्क है ना बेटे। लास्ट चैप्टर है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। आपने सामान बेचा, पैसा भी जाएगा, आएगा या नहीं जाएगा? फॉरेन कैपिटल, इनफ्लो ऑफ कैपिटल इन द होम कंट्री फ्रॉम द, बाहर के देश से आपके देश में जो पैसा है दैट इज कैपिटल फ्लो, फॉरेन कैपिटल। ये 4 तरीके से होता है, याद है आपको? फॉरेन एड असिस्टेंट, बोरिंग, डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, या फिर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई और एफपीआई। चलिए पहले 3 बता दो। देखो फॉरेन एड असिस्टेंट में क्या था, एक देश दूसरे की मदद करता है, याद कीजिए, दैट कैन बी यूनिलेटरल, एक साइड से मदद, बाइलेटरल दोनों कर रहे हैं, मल्टीलेटरल बड़े सारे देश आपकी मदद, जबकि में बाढ़, भूकंप, सुनामी आती है ना, फिर करते हैं एक दूसरे की मदद। बोरिंग, हमने लोन ले रखे, लोन ले लिया, आपसे आसान काम है। तीसरा क्या है, हमारे देश के जो नागरिक बाहर रहते हैं ना, वो हमारे देश में पैसा भेजते हैं, लगाते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट है एफडीआई और एफपीआई, याद है आपको किसी को? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट पोर्टफोलियो वाली, एफडीआई में आप कंट्रोल चाहते हो, एफपीआई में आप इनकम चाहते हो। पढ़ेंगे, देखिए एफडीआई इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ रियल असेट्स लाइक फैक्ट्री, लैंड, इन्वेंट्री इन होम कंट्री बाय फॉरेन कंट्री, एंड कंट्री हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द रियल असेट्स। होम कंट्री कौन है? हमारी इंडिया। फॉरेन कंट्री जो बाहर का देश है। ये होती है बेटे 3 तरह की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल, आप सेम लेवल ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, एक सेलफोन वाली कंपनी ने दूसरी सेलफोन वाली कंपनी को खरीद लिया या इन्वेस्टमेंट कर दी, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, आप ना कंट्री जो आपके डिफरेंट है आपके मेन बिजनेस से, बट सप्लीमेंट है, ये तो ऊपर, या मतलब गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने टायर वाली में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या वाइस वर्सा, टायर वाली ने गाड़ी वाली में कर दिया। एक ही ऐसे ऐसे होना चाहिए। वर्टिकल मतलब एक ही लाइन में, आप यहां पर हो, चाहे आप यहां इन्वेस्ट करो, चाहे आप, बिजनेस अलग है मगर सेम लाइन का है, सेम सप्लीमेंट का है, ठीक है बेटे। एंड कॉन्ग्लोमेरेट, बिजनेस कोई भी कर लो, अनरिलेटेड किसी भी चीज में। गाड़ी वाली कंपनी ने बिस्किट बनाने वाली कंपनी में कर दिया। टाटा, रिलायंस देख लो, हर तरह के प्रोडक्ट करती हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिले उठा लो, दैट इज कॉन्ग्लो। हॉरिजॉन्टल सेम लाइन ऑफ बिजनेस, वर्टिकल ऊपर और नीचे, और कॉन्ग्लोमेरेट अनरिलेटेड बिजनेस। टाटा ने स्टारबक्स में कर दिया, टाटा चाय कॉफी बेचती है, बना के नहीं बेचती, अब स्टारबक्स सब बना के बेच देती है। टाटा एसी बनाती है सब। ये टाटा रिलायंस पिछले टाइम में रिटेल में कितने प्रोडक्ट में आया ना, कपड़े बना के बेच रहे हैं, बने हुए कपड़े बेच रहे हैं, टाटा जूडियो, पता नहीं कितने प्रोडक्ट बेचता है, बहुत सारे हैं। इवन रिलायंस के पास ज्यादा रिटेल है टाटा से, बहुत ज्यादा। चलिए सर एफपीआई पढ़ लेते बेटे, बात है नहीं। एफपीआई, इसमें आप फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हो लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, और आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल, आपको डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए नहीं, क्या चाहिए आपको? पैसा, इनकम। देखिए डिफरेंस देख लीजिए, एफडीआई में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्ट रहती है लंबे समय तक। एफपीआई वाले का कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म है उसका, इसको निकालना मुश्किल है, इसको निकालना आसान है। एफडीआई स्पेकुलेटिव नहीं होती, एफपीआई क्या होती है? स्पेकुलेटिव। एफडीआई में टेक्नोलॉजी भी जाती है। एफपीआई वाले को क्या मतलब है? एफडीआई वाला एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ाता है, एफपीआई वाला कुछ भी, यार मैंने किसी कंपनी में 1 लाख के शेयर खरीद लिए, क्या ही फर्क पड़ेगा, और वैल्यू देखिए 1%, मेरे 1% शेयर से लोगों को नौकरियां मिलने वाली है क्या? बट मैं मान लो ऐप में आईफोन हूं, मैंने आईफोन इंडिया में प्लांट लगा दिया, अब तो नौकरी मिलेगी ना। इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल आता है, इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं आता, इसमें प्योर कंट्रोल है, इसमें प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, कंट्रोल चाहिए ही नहीं चाहिए। एफडीआई क्यों करते हैं? इकोनॉमी ऑफ लार्जर प्रोडक्शन, दूसरे देश में आप इतना सामान बनाते हो, हर देश में बनाइए, प्लांट लगाइए। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, देखो आपने 10 कंट्री में काम करते हो, एक जगह मंदा आएगा, दूसरे तक जाने में टाइम लगेगा ना, इतने में आप रिकवरी कर लोगे। फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, आपके पास अच्छे अच्छे लोग हैं, काम करने वाले, मशीनें हैं, तो हर देश में लगाइए। अच्छा ये नेगेटिव पॉइंट है, वैसे लोग फायदा उठा रहे हैं, लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। जिस देश में कोई एनवायरमेंट, आपके देश में ना पोल्यूशन के रूल्स हैं, उनके में नहीं है, तो वहां भाग जाओ। मैं मार्केट फील्ड में बताता हूं ये बात, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का टॉपिक है मार्केट फील्ड में, आप पोल्यूशन टैक्स लगाते हैं, लोग भाग जाते हैं आपके देश से दूसरे देश में। अच्छा, ईज ऑफ पेनेट्रेटिंग इनटू दोस कंट्री व्हिच हैज स्ट्रिंजेंट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, कह रहा है जिस देश में ना इंपोर्ट करना मना है,
बहुत मुश्किल है। क्या करें, वहां जाके प्लांट लगा लो। इंपोर्ट रोकेगा, अब हमने टेस्ला को रोका है, टेस्ला को प्लांट लगाने से रोका ना, आज बना लो, आईफोन ने लगा रखा है, सैमसंग ने लगा रखा है, आप भी लगा लो, राइट। डिजायर टू कैप्चर लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग मार्केट, आपकी जैसे इंडिया बड़ी पोटेंशियल मार्केट, 150 करोड़ लोग रहते हैं और ग्रोथ भी कर रही है, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, यहाँ लोग आते हैं। देश का अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा है तो वहां भी आएंगे। आपको रॉ मटेरियल का कंट्रोल चाहिए, जैसे आपको माइंस पे कंट्रोल चाहिए, तो जिस देश में माइंस ज्यादा है वहीं पर तो जाओगे ना, वहां पे एफडीआई लगा दो। सोशल अमेनिटीज ज्यादा है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बिकेंगे बहुत ज्यादा, राइट। फैसिलिटीज, मिनरल्स रॉ मटेरियल वाली बातें हैं, इसको देख सकते हो। टैक्स पॉलिसी, होस्ट कंट्री कौन सी होती है? देखो जब यहां पे मैं बात करता हूं ना, इंडिया होस्ट है, होस्ट कंट्री जहां पर एफडीआई लगाते हैं। आपके घर पे कोई आता है, आप होस्ट होते हो ना, वो मेहमान होता है, वो क्या होता है? मेहमान, राइट। ये इतना ही है बस, देखिएगा इस, ठीक है। यहां तक बताएं सर, 5 यूनिट इतने बड़े बड़े, इंपोर्टेंट कौन सा है? पहला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, दूसरा, दूसरे में क्वेश्चन आते हैं बैरियर पे, तीसरे में तो थ्योरी है, छोटा मोटा आएगा, एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, और लास्ट में देखो इंपोर्टेंट सारे, इंपोर्टेंट क्या है, लास्ट में एफडीआई एफपीआई है, फोर्थ में डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन वाले हैं, और थर्ड में टेक्निकल वाले, स्पेसिफिक ड्यूटी वाले सेकंड में, और थर्ड में राउंड्स के नाम, ट्रिप्स ट्रिम्स वो वाले हैं, डेट्स आ जाए, 1-2 आ जाए बाई चांस, और फर्स्ट तो पूरा इंपोर्टेंट, फर्स्ट में कोई डाउट ही, सेकंड थर्ड में स्पेसिफिक ड्यूटीज आ गई, एड वैलोरम ड्यूटी आ गई, एंटी डंपिंग आ गई, या टीबीटी और एसपीएस आ गई, ऐसे वाले, वीआर नहीं भूल सकते। सी में कैट का आखिरी राउंड डब्ल्यूटीओ था, डब्ल्यूटीओ में कौन कौन सी कमेटीज हैं, ट्रिप्स ट्रिम्स, ये सारे मेन चीजें, कि ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है, क्या रिव्यू मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो सारी चीजें हैं, हाँ वो सारी चीजें। देखो थर्ड चैप्टर को क्रैम करने की कोशिश करना ही ना, रीड करना, जितना आ गया समझ, अगर रीड भी कर रखा है तो वो नॉकआउट होगा पेपर के अंदर, ध्यान रखिए। या अब सोचो कि क्रैम करके याद करने वालों, फिर तो हो गया काम, ठीक है। चलिए चैप्टर को करते हैं समाप्त। जय श्री राम, जय माता।